इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 25 एंड अगर आप करंट अफेयर्स कवर करने में स्ट्रगल कर रहे हो या कवर नहीं हुआ है तो दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू। इस इनिशिएटिव में हम जो है करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 25 एंड दैट टू दीज टॉपिक्स आर वेल क्यूरेटेड एंड सब्जेक्ट वाइज एंड आई एम सिद्धार्थ कुमार टेकिंग द टॉपिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी। नाउ इसका अगर रेलेवेंस की बात करूँ तो पास्ट में अगर आपने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू देखे होंगे रिपीटेडली डेप्रिशिएशन को लेके क्वेश्चंस आए हैं, पर्टिकुलरली कुछ इवेंट्स दिए हैं और फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन से इवेंट से जो है डेप्रिशिएशन रुपी का होगा और इसके अलावा डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज का इम्पैक्ट क्या होता है उसके अराउंड भी क्वेश्चंस आए। और ये रिसेंटली अभी न्यूज में था बिकॉज जो रुपी की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर इट हैज रीच्ड ऑल टाइम लो ऑफ 88 रुपीज इक्वल टू $1, यानी जो एक्सचेंज रेट है दैट इज $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज एंड ये एक ऑल टाइम लो है। नाउ जो एरिया जहां पे क्वेश्चन आ सकता है वो है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई रुपी इज डिप्रिशिएटिंग। तो द सिंपल रीजन इज, सबसे पहला रीजन है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, यानी यूएस इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है एंड यही देखा गया है बिकॉज ऑफ द हायर ग्रोथ ऑफ यूएस इकोनॉमी। राइट, वहां पे आफ्टर इलेक्शंस देयर इज स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो जो मॉनेटरी पॉलिसी देखें यूएस फेडरल रिजर्व की तो वहां पे भी दे आर नॉट डूइंग दैट मैनी रेट कट्स, यानी मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो जो है स्टेबल है एंड देर आर नॉट मैनी रेट कट्स। अगर रेट कट्स होते हैं वहां पे तो बेसिकली यूएस में इन्वेस्ट करने से रिटर्न कम होता है, तो दैट्स वाई वहां से लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं पैसा निकाल के इंडिया में लगाते हैं अगर यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो। बट अगर नहीं कर रहा है एंड इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट इंक्रीज, तो इन दैट सिनेरियो investors are going back to the US. So this all these things are what it is doing is ये आपके यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन कर लिया एंड एक्सचेंज रेट में अगर आप डॉलर और रुपी को कंपेयर करो तो अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो रुपी वीकन होगा, दैट इज रुपी डेप्रिशिएट होगा। दूसरा रीजन है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो बढ़े जा रहा है, इट इज वाइडनिंग। और क्यों बढ़ रहा है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, दो सिंपल रीजन है। एक तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए, इनफैक्ट वी इम्पोर्ट 70% ऑफ अवर मोर देन 70% ऑफ अवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हम क्रूड ऑयल के लिए मेजरली डिपेंडेंट हैं, राइट, ऑन इम्पोर्ट्स। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, राइट, ग्लोबली बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इन सब चीज़ों से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है। और ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, इट सिंपली मीन्स कि मोर डॉलर्स आर आउटफ्लोइंग फ्रॉम इंडिया एंड अगर ज़्यादा डॉलर्स इंडिया से आउटफ्लो करते हैं तो रुपी वीकन होता है, और अगर ज़्यादा डॉलर्स इंडिया में इनफ्लो करते हैं से आइदर थ्रू एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो रुपी स्ट्रेंथन होता है। तो अभी क्यों वीकन कर रहा है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो गया है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के कारण, क्रूड ऑयल के इंक्रीजिंग प्राइसेस के कारण, और ज़्यादा डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, सो रुपी इज वीकनिंग। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, सो लाइक आई सेड कि यूएस और इवन चाइना इज नाउ बीइंग सीन एज मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो रिसेंट में एस्टिमेट्स आए तो इट इज स्लोइंग डाउन अ बिट, राइट, और यूएस की ग्रोथ लाइक आई सेड इट्स शोइंग अ हायर ग्रोथ। ठीक है, प्लस देर इज वन मोर थिंग कि जो यूएस के बॉन्ड की यील्ड है, तो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड वहाँ के जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स होते हैं उससे इन्वर्सली लिंक्ड होती है, राइट। सो देर इज बेटर बॉन्ड यील्ड्स इन यूएस, तो दैट्स वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन यूएस बॉन्ड्स रादर देन इन इंडिया। ठीक है, दीज आर द रीजंस। एंड फाइनली ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो देखी जा रही है, देयर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी एंड लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड अगेन इन्हीं के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं डॉलर किसी कंट्री में लाते हैं, किसी कंट्री से डॉलर निकालते हैं, तो ये लोग देखते हैं स्टेबिलिटी, दे वांट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी यूएस से ज़्यादा करंट टाइम्स में कहीं भी नहीं है। ओके, दैट इज इट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। नाउ दूसरा एस्पेक्ट जिस पे आपको क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो सी रुपी डेप्रिशिएशन का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है, बट सी these impacts may happen, it is not necessary। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि हायर इंपोर्ट कॉस्ट, डेफिनेटली दैट इज देयर, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स जो हैं ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, राइट। इन्फ्लेशन, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं कि हायर कॉस्ट पे हम इंपोर्ट करें, एंड वी नो कि क्रूड ऑयल एज एन इनपुट ट्रांसपोर्ट हर सेक्टर में जाता है, राइट, एज अ बेसिक इनपुट लॉट ऑफ सेक्टर्स, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड
फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज जो है ये बाहर जाते हैं, दे स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको जो डॉलर से लाए थे अब उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर ये वापस डॉलर के टर्म्स में देखें तो कम हो जाता है इनका, राइट। तो देयर रिटर्न अगर ये देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इफ रुपीज डेप्रिशिएटिंग दैट रिड्यूसेस, तो दे स्टार्ट पुलिंग आउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज भी जो डॉलर्स में आए थे वो इंडिया से बाहर जाने लगते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यू कैन सी कि जो कॉजेस है रुपी डेप्रिशिएशन के, राइट, दे एग्रावेट इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट फर्दर एग्रावेट्स दी कॉजेस, ठीक। बट पॉजिटिव भी है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, राइट। सो वी ऑल नो रुपी डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट्स बिकम कॉम्पिटिटिव। रेमिटेंस यानी बाहर से कोई पहले $1 भेज रहा होता 70 रुपीज़ का था, अब $1 भेजेगा तो 88 रुपीज़ का, तो रेमिटेंस जिनको रिसीव हो रहा है दैट इज बेनिफिट, ओके। एंड ऑल्सो इट मे इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस ड्यू टू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड हायर रेमिटेंस बेनिफिट्स, ठीक है। तो दैट इज देयर। नाउ दूसरा भी आर्टिकल समवेयर और दी अराउंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिसेंटली हुई है कि आरबीआई ने फेमा रेगुलेशंस में चेंज किया है, और ये रेगुलेशंस में चेंज दो चीज़ों, दो मेन ऑब्जेक्टिव से किया है। तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है दैट इज टू प्रमोट ट्रेड, राइट, प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनलाइज रुपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। यानी व्हाट डज दिस मीन? सो ये तो आपको समझ में आ गया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इज, इट मीन्स कि बेसिकली व्हाट आरबीआई वांट्स इज कि ग्लोबली रुपी स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस लाइक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और उसके लिए क्या चाहिए हमें कि कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस इन रुपी, ट्रेड ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस इन रुपी शुड बी ईजियर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ईजी होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटेटिव ऑप्शंस होने चाहिए, तभी रुपी इंटरनेशनलाइज होगा। और ये जो चेंजेस है फेमा के ये इसी चीज के लिए हैं, राइट। सो दिस इज टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड प्रमोट यूज ऑफ इंडियन रुपी इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो क्या चेंज किया है? तो देर इज अ टाइप ऑफ अकाउंट नोन एज स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है। तो जो अथोराइज डीलर्स है इंडिया में या उनकी जो ब्रांचेस अब्रॉड है उनको ये टाइप ऑफ अकाउंट खोलने के लिए अलाउ कर दिया गया है। और फायदा क्या होगा इससे? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अकाउंट। तो बेसिकली अगर आप ये देखो SNRR, राइट, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट अगर हम बात करें तो बेसिकली दीज आर करंट अकाउंट जो नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया के रेसिडेंट्स नहीं है बट इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, राइट, वो यहाँ पे अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए ओपन कर सकते हैं। अगेन समथिंग दैट इज फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल एंटिटीज यानी जो नॉन रेसिडेंट्स हैं टू डू देयर बिजनेस इन इंडिया इन रुपीज। अगर ये नहीं होगा तो वो फिर डॉलर में करेंगे, राइट, दैट इज देयर। तो इट इज अवेलेबल फॉर नॉन रेसिडेंट्स विद बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। तो इस अकाउंट के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, राइट, या बोरिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, राइट, दैट इज देयर। अब क्या किया है अंडर दीज रेगुलेशंस? अगेन ये रेगुलेशंस कम इंपॉर्टेंट है बट ये अकाउंट्स क्या हैं ये जानना और इंटरनेशनलाइजेशन जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अथोराइज डीलर्स हैं इंडिया में या उनकी ब्रांचेस हैं उनको जो है अलाउ कर दिया गया है कि वो इस टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं, तो दैट वो अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स इंडिया में करने हैं इंडियन रुपी में ही इन अकाउंट्स के थ्रू मैनेज कर ले, राइट, दैट इज देयर। दूसरी चीज जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है दे आर अलाउड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स विद ओवरसीज बैंक टू रिसीव एक्सपोर्ट। सो कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो वो फॉरेन बैंक्स में जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट कर सके ताकि इजीली दे कैन रिसीव देयर जो भी पेमेंट्स हैं, ओके, एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड हैंडल एडवांस रेमिटेंस एंड मेक इंपोर्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो अगेन दिस फैसिलिटेट्स ट्रेड, एक्सपोर्ट्स को ये एक्सपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन है एंड दिस विल प्रमोट मोर एक्सपोर्ट्स, इट मेक्स ईजियर फॉर एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स एंड अलाउइंग फॉरेन बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो देखो दो चीजें होती है वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो, ठीक है। सी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई यूएस का बैंक है, राइट, वो एसबीआई में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलता है। सो एसबीआई इज होल्डिंग अ वॉस्ट्रो अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अ यूएस बैंक एंड दैट टू ये जो अकाउंट होगा ये किस में होगा? इंडियन रुपी में, ठीक है, इंडियन रुपी में। और ये क्यों होते हैं? बेसिकली क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए या उनको जो है मैनेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रो क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे एसबीआई है, राइट, अब उसका किसी यूएस बैंक में अकाउंट उसने खोला है, वो भी वहां पे डॉलर्स में, ठीक है, दैट इज नॉस्ट्रो। तो डॉलर्स में खोला है एसबीआई ने यूएस बैंक में अकाउंट, वहां जो है
डॉलर्स में खोला हुआ है, तो दैट इज योर नॉस्ट्रो अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है कि जो फॉरेन बैंक्स है ना, वो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक्स में खोल सकते हैं ना। स्पेशल सी, नॉर्मल वॉस्ट्रो अकाउंट एक लिमिटेड सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती है। ये स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स में क्या स्पेशल है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, इन अकाउंट्स में जो पैसा होगा, जो इंडियन रुपी होगा, उसको वाइडर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कैन सेटल देयर ट्रांजैक्शंस यूजिंग दीज इन INR, राइट। एंड जो फॉरेन बैंक है वो ट्रांजैक्शन के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो इसमें सरप्लस रुपी रख सकता है। मान लो जनरली क्या होता है कि जो सरप्लस पैसा उनको इमीडिएटली ट्रांजैक्ट और ट्रांसमिट करना होता है, बट दे कैन मेंटेन सरप्लस, राइट, और उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड इवन रिपैट्रिएट इट, ठीक है, जैसा उनका रिक्वायर्ड। सो अगेन व्हाट इट इज डूइंग इज कि रुपी के फॉर्म में एक अकाउंट खोल सकते हैं फॉरेन बैंक्स यहाँ पे, और उस अकाउंट में जो रुपी होगा वो जो है फॉरेन इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कैन इजीली यूज फॉर देयर ट्रांजैक्शंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन US डॉलर्स। प्लस वो फॉरेन बैंक भी उस रुपी को जो है वाइडर पर्पजेस के लिए यूज कर सकता है। तो अगेन फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ रुपी, ठीक है, दैट इज देयर। तो नाउ यहाँ पे एक और टर्म आई वुड लाइक टू ऐड इज डी डॉलराइजेशन, ठीक है, डी डॉलराइजेशन। सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी तो आपको समझ में आ गया। डी डॉलराइजेशन क्या होता है, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो थोड़ा सा आप रिसर्च करके कमेंट्स में बताओ, एंड अगेन आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो इम्पैक्ट क्या रहेगा इस चेंजेस का? रुपी इंटरनेशनलाइजेशन, ईजी हो जाएंगी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, और एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेशन होगा, सो ईजी होगा एक्सपोर्ट करना, तो दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गुड्स, एंड दैट वुड ड्राइव एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट इज योर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। तो ये सर्वे बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके अंडर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये पहले ये सेपरेट हुआ करता था, NSSO और CSO सेपरेट होते थे, इनको मर्ज करके NSO बना दिया गया अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये सर्वे हर 5 साल में एक बार होता था, बट कोविड के टाइम्स पे नहीं हो पाया था, और 2017 में जो हुआ था, गवर्नमेंट ने उसके डेटा में डिस्क्रिपेंसीज थी, तो उसको यूज़ नहीं किया था। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 साल में कंटिन्यूएशन में यूज़ किया गया, ये किया गया है सर्वे 22-23 और 23-24, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, घरों पे जाके एक सैम्पल्स वो लेते हैं, वहाँ पे हर घर में जाके उनका क्या कंजम्पशन रहा है, पैटर्न ये देखा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, अगेन सी कंजम्पशन सर्वे, इसके ट्रेंड्स के अराउंड आपको UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये एरिया है जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अर्बन एंड रूरल गैप, सो कंजम्पशन में जनरली देखा गया है कि अर्बन एरियाज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, और रूरल में कम होता है। तो ये गैप जो है इट हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, इट हैज़ रिड्यूस्ड फर्स्टली। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है कि जो स्पेंडिंग नॉन फूड आइटम्स पे है, राइट, रूरल एंड अर्बन एरियाज में वो बढ़ गई है, ठीक है, फूड आइटम से ज़्यादा है, ओके, जैसे कन्वेंस वगैरह। सो नॉन फूड आइटम्स पे स्पेंडिंग बढ़ गई है, इट इज़ मोर देन दी स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स, ठीक है, दैट इज देयर। एंड कंजम्पशन इन इनइक्वालिटी, तो बेसिकली कंजम्पशन में भी इनइक्वालिटी, जैसे इनकम इनइक्वालिटी होती है, वैसे कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है, कि जो है कितना पोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन कितना कंजम्पशन कर रही है। तो देर वॉज इनइक्वालिटी विच हैज़ डिक्लाइंड, ठीक है, ड्यू टू लोअर जीनी कोएफिशिएंट। एंड हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑन बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड, सो ये एक हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट है, ये हमने देखा गया स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर कंजम्पशन वर फेवर्ड इन नॉर्दर्न स्टेट लाइक हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं जिसको वी शुड कीप इन माइंड। देन रेमिटांस को लेके जो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, तो इट हाईलाइटेड कि इंडिया हैज सिक्योर्ड ग्लोबली जितना रेमिटांस भेजा गया उसका 14.3% इंडिया हैज सिक्योर्ड, ठीक है, इन 2024। इनफैक्ट 2022, 2023, 22 में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया का रेमिटांस 100 बिलियन क्रॉस किया था, राइट, दैट इज देयर। तो दैट इज इनफैक्ट फर्स्ट टाइम किसी कंट्री का 100 बिलियन क्रॉस किया था रेमिटांस, ठीक है। तो दिस शोज कि इंडिया के लिए रेमिटांस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ग्लोबली इंडिया लीड्स इन रेमिटेंस, ओके। कितना रिसीव किया था? 129.1 बिलियन, इट इज हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड फॉर अ कंट्री इन अ सिंगल ईयर, ठीक है, एंड इट इज 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस, ठीक है। सो इंडिया लीड में है, इंडिया के बाद मैक्सिको आता है, फिर चाइना आता है, तो सो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। और वाई इज इंडिया रिसीविंग सच हाई रेमिटेंसेस? ऑब्वियसली वी हैव अ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड डायस्पोरा, राइट। सो डाइवर्सिफाइड माइग्रेंट्स, सो कुछ माइग्रेंट्स US में काम कर रहे हैं हाई पेइंग जॉब्स में, कुछ
गल्फ रीजन्स में काम कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड अदर मिडिल पेइंग और लो पेइंग जॉब्स में, राइट? तो देर इज़ अ वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो, ठीक है, दैट इज इट। एंड एक और चीज, देर इज ग्लोबली एन इकोनॉमिक रिकवरी दैट इज गोइंग ऑन स्पेशली इन हाई इनकम कंट्रीज, तो इससे जो है रेमिटेंस हैव बीन बूस्टेड, ठीक है। एंड फाइनली लीड्स रिपोर्ट 24 was released by Ministry of Commerce and Industry, right? और ये जो रिपोर्ट है, it assesses की logistics, right? All the processes that are involved in moving goods from one place to another, उसमें कितना efficient है इंडिया, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया हैज़ वेरी हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इट एम्स टू असेस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, क्या रिफॉर्म्स करने हैं, अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, और कैसे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इन्हेंस करनी है, ठीक। तो ये रिलीज कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और ये जो रिपोर्ट है, इट वाज बिल्ट ऑन द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता है, उसी के लाइन्स पे इसको बिल्ड किया। नाउ ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या क्या बेसिस पे हम लोग असेस करते हैं लॉजिस्टिक्स, डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ के? तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिसेंटली ऐड किया गया है, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ बीन एडेड रिसेंटली, इज सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये एक नया पैरामीटर है जो रिसेंटली ऐड किया गया, ठीक है। और इसमें करते क्या है कि स्टेट्स एंड यूटी को 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं: कोस्टल, लैंडलॉक्ड, नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूटी, ठीक है। अब इन ग्रुप में देखा जाता है कौन अचीवर है, कौन फास्ट मूवर है, कौन एस्पायर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे, ये टेबल आप पीडीएफ में देख सकते हो, that you can see, and one of the key suggestions under this was lead framework, ठीक है। तो it says कि अगर हमें logistics efficiency improve करनी है, तो we need to adopt lead framework, that is longevity, efficiency, effectiveness, accessibility and accountability and digitalization to transform the logistics sector, ठीक है। So that is there. So with this we have covered again another set of important 5 topics, and again next week we will cover another set of more important 5 topics. थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।